हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग लाइव हैं और यहाँ जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं 500 क्वेश्चन का, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसका भाग ये दूसरा होने वाला है। इससे पहले एक भाग आपको अपलोड कर दिए जिसमें 60 क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चन टोटल होने वाला है बुआ। इस वीडियो में आपको टोटल 70 क्वेश्चन होने वाला है। और पार्ट 1 यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से रिलेटेड, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वाला वो टोटल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए, इसके बाद इसको शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको शुरू किए हैं बुआ एक न्यूमेरिकल से। यहाँ एक न्यूमेरिकल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और चलिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है जो सबसे पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। चलिए, ये कहा गया कि 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है। मतलब एक तार है जिसका प्रतिरोध आपको 10 ओम दिया है, कहा गया कि इसकी लंबाई को आप खींचकर 3 गुना लंबा कर देते हैं। तो अगर 3 गुना लंबा कर देंगे तो उसका नया प्रतिरोध क्या बन जाएगा। चलिए, अब जल्दी से इसको बता सकते हैं। 10 ओम का है ना, 10 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उसको खींच के 3 गुना लंबा कर दिया जाता है। इस तार को आप खींच के 3 गुना लंबा कर देते हैं। तो बताइए, जो नया तार है उसका प्रतिरोध आपको बताना है, जो 3 गुना लंबा हो गया उसका प्रतिरोध आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताओ। देखो, इसको बनाने का तरीका हम आपको समझाते हैं। कितना गुना लंबा किया है बुआ, 3 गुना। तो जितना गुना करेगा उसका स्क्वायर कर देना। तो एक बात बता सकते हो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 आ गया है। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, पहले प्रतिरोध कितना था, 10 था। अच्छा, यहाँ स्क्वायर करने के बाद कितना आया है, 9 आया है। तो इसको केवल गुना कर दीजिए। 10 में 9 से जैसे ही गुना कीजिए तो 10 9 90 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो गया, सी। अगर कहा था दुगुना लंबा करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में यहाँ 10 से गुना करते हैं 40 हो जाता। 5 गुना लंबा करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ जो दिया गया उससे गुना करें तो 250 आपका हो जाता। कहा गया 3 गुना लंबा किए हैं तो 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। यहाँ 10 दिया है तो 10 में 9 से गुना कर दें, 90 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बुआ क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ पर क्या दिया गया है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से ये सारा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट में से है। चलिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है, मतलब ताप अगर बढ़ाते हैं हम लोग, ताप बढ़ाते हैं तब प्रतिरोधवा जो है वो घट जाता है। तो वह क्या है, कौन सा पदार्थ है जिसके ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है ना। ताप बढ़ावेंगे, देखो चालक में क्या होता है, तो चालक में अगर तापमान को आप बढ़ाते हैं तब प्रतिरोध भी उसका कुछ ही होगा, बढ़ेगा। चालक में ऐसा है। लेकिन अर्धचालक में उल्टा होता है, अगर ताप को घटाते हैं तब प्रतिरोध जाके बढ़ता है। या ये कहिए कि अगर ताप को बढ़ाते हैं तब प्रतिरोध घटता है। तो एक बात बताइए, इसका कौन सा आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। आंसर जल्दी से कमेंट करो बुआ, क्या होगा। तापक्रम बढ़ावेंगे तब प्रतिरोध घटेगा, है ना। इन्वर्सली किसके लिए होता है, अर्धचालक के लिए। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, अर्धचालक के लिए। एक बढ़ाओ दूसरा घटे, तो अर्धचालक के लिए कंडीशन है। नहीं, अगर ताप बढ़ावे और प्रतिरोध भी बढ़ जाता तो आपका चालक हो जाता। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है, अर्धचालक हो जाएगा। जिसका भी बी आंसर है, सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो यहाँ एक क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए आराम से। ये कहा गया व्हीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध, जो बीट स्टोन ब्रिज आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से रहता है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर हम लगा देते हैं। तो बीट स्टोन ब्रिज में कहा कि भुजा का प्रतिरोध पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ एस है। पी क्यू आर एस ऐसे, है ना। बीट स्टोन ब्रिज में यहाँ आपको दिया गया है कि इस तरह से है। तो संतुलित स्थिति में बताइए, संतुलित स्थिति में क्या होगा। तो एक बात बताओ, बीट स्टोन ब्रिज को संतुलित बीट स्टोन ब्रिज कब कहते हैं, जब इसका अनुपात बराबर, तब P बटे क्यू बराबर R बटे एस, यही तो होता है। P बटे क्यू, P या बटा में Q लिखते हैं यहाँ पर, और R बटा में एस लिखते हैं। तो कौन सा है, कौन सा आपका आंसर मिला, बी मिल रहा है बुआ। P बटे क्यू बराबर R बटे एस, देख लीजिए, है ना। यहाँ पर P बटे क्यू बराबर R बटे क्या हो जाएगा, एक एस हो जाएगा। तो संतुलित बीट स्टोन ब्रिज में तो है ना सेम कंडीशन आपको बताया गया होगा। आपको जो पढ़े होंगे तो संतुलित बीटा स्टोन ब्रिज में ये कहा गया होगा कि इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए इसका पी है,
यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है, दिया तो गया PQRS है। तो संतुलित स्थिति कब होता है? जब P/Q बराबर R/S। तो कौन सा आंसर आपको मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा हुआ, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो जिसका बी था सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो अगला देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या इस बार बड़ी ज़्यादा कर दिए हैं, है ना। पिछला जो वीडियो है बउआ, पिछला फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ आपको टोटल 70 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, आंसर जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ो वो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। परिपथ में x के निम्न में किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी। एक परिपथ दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, देखिए इसका ऑप्शन आगे है या इसका फिगर आगे है। परिपथ में x का मान निकालना है यदि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना हो। और गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, यहाँ कहा गया कि x के मान बताइए, इस x का मान आपको चाहिए यदि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, x का मान आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर एक गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि संतुलित हो जाता है ना। एक है ना, बीट स्टोन ब्रिज है ही, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा बउआ। तो अब एक बात बताओ ना कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना होता है, इसका मतलब संतुलित है। संतुलित अवस्था में कैसे लिखते हैं? यहाँ कितना है? 5 है, यहाँ कितना है? 10। तभी तो बता रहे थे कि 5/10 लिख देंगे। अब बराबर इधर बोलो, यहाँ 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। कटेगा तो हाँ बुआ कट जाएगा। यहाँ पर देखो के बार में कट जाएगा तो नीचे 2 बार में। अगर तिरछा तिरछे गुना करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ इधर गुना करेंगे तो x, इधर गुना करेंगे तो 20। तो x के मान 20 नहीं आ जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए तो x के मान कितना आएगा बुआ? 20। तो बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 20 आपको दिया गया है? देख लीजिए 20 वाला कौन सा है, 20 कौन सा है? सी आपका आंसर। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बुआ? यहाँ आंसर आपका सी रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम अति महत्वपूर्ण वाला में से है बुआ, एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला में से है। जल्दी से बताइए। 1 किलोवाट घंटा, ये तो 10वीं क्लास आपको पढ़ावल जाता है, यहाँ पूछता भी है बुआ 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बिल्कुल जिसका आंसर डी आ रहा है सभी लोग सही हो। जिसका भी आंसर डी आ रहा है कितना होता है बुआ? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6। देखिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 इतना जूल होता है बुआ। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना डी में, डी आप ऑप्शन देख लीजिए। 3.6 गुने 10 के पावर 6 को ची जूल होता है, चूंकि ऊर्जा होता है एक तरह से, क्या रहता है? ऊर्जा रहता है। तो यहाँ पर जो 3.6 गुने 10 के पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा क्या होता है? तो ऊर्जा होता है ना, एक तरह की ऊर्जा है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। और किलोवाट घंटा एक ऊर्जा होता है। बात क्लियर है सबको? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ये तो बड़ी फेमस क्वेश्चन है और जानते भी होंगे आप लोग। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, जल्दी से बताइए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? विद्युत प्रतिरोध आपको बताना है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का 50,000 आ रहा हुआ, बिल्कुल ये आंसर हो जाए। जिसका इसका 50,000 ओम है, सभी लोग सही हो। 50,000 ओम वास्तव में ही इसका आंसर। आप इंटरनेट पे जाइएगा, कभी 1 लाख दे देगा, कभी कुछ देगा आपको। आप यहाँ ध्यान रखिए, है ना। अगर शरीर भींग जाता है तो उसका अलग प्रतिरोध हो जाए, लेकिन जब स्वस्थ मनुष्य का जो कहा जाएगा तो आपको 50,000 ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को चलो। हाँ, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट वाला में से ये भी एक क्वेश्चन है, और एकरा कर दो सबसे पहले VVI, एकदम VVI इसको कर दीजिए और पढ़ लीजिए। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला से, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन बउआ। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जल्दी से बताइए विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है? V/R है, V² है, V² है, V² है। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा? एकदम इंपॉर्टेंट है बुआ, विद्युत है ना, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या रहेगा? बिल्कुल जिसका सी आंसर है सभी लोग सही हो। V²/R, एकदम इसको याद ही कर जा बुआ। विद्युत परिपथ की शक्ति होता है V²/R, V² डिवाइडेड बाई R होता है। ध्यान रखना, V² डिवाइडेड बाई R। बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में उलट के देखो, समझ में आ जाएगा कितना बार पूछा गया क्वेश्चन। तो V² डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, जल्दी से बताइए। पिछला वीडियो का क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में इसको बताएं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा जल्दी से बताओ। पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है बुआ? बिल्कुल आवेश का
एकदम बिल्कुल सही है। बी जिसका इसका आवेश का होता है वो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो आवेश का होता है। आवेश का इसका डिस्कशन पिछला वाला वीडियो में कर दिए हैं, तो यहाँ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे होता है सब डिस्कशन पीछे किए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर बी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ जो है, किरचॉफ लिखता है उसका द्वितीय नियम। किरचॉफ का 2 नियम होता है। किरचॉफ का कितना नियम है, 2 नियम। एक नियम है लूप नियम और दूसरा होता है ना, पहला नियम संधि नियम है, दूसरा नियम लूप नियम। आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ का 2 नियम में एक लूप नियम होता है या संधि नियम होता है। सॉरी, ये पहला आपका संधि नियम है। संधि नियम पहला होता है बउआ जंक्शन लॉ, और दूसरा होता है लूप वाला नियम। तो कहा गया कि दूसरा नियम है ना, है क्या, दूसरा नियम के बारे में पूछा है क्या है, ऊर्जा संरक्षण वाला नियम है, ऊर्जा आवेश संरक्षण वाला नियम है, ऊर्जा संरक्षण नियम है, संवेग संरक्षण नियम है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम है। तो आपको बताना है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है। आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, बताइए जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल जिसका आंसर बी आ रहा है सभी लोग सही हो। देखो पहला नियम जो होता है बुआ, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। एकदम ध्यान रखो, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत, इसको लिख लो कॉपी में। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। एवं दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। एवं दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो एक बात बताओ, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यहाँ पर दिया है कि दूसरा नियम किसका पालन करेगा, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ही तो पालन करेगा बुआ, है ना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ही पालन करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बुआ, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यहाँ 500 वीडियो है बुआ, है ना, 500 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब 500 क्वेश्चन का एक दूसरा भाग यहाँ पर आपको डिस्कस करें, दूसरा भाग है ना, विद्युत धारा से रिलेटेड और चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस सीरीज में। ये वीडियो का एक सीरीज है जिसमें दूसरा वीडियो आपको यहाँ पर है ना डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सबको कर लेना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर निश्चित कीजिए, जितना ग्रुप है सब ग्रुप में इसको भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर है क्या, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग को था कि किरचॉफ का दूसरा नियम था, पहला नियम रहता था आवेश संरक्षण और दूसरा नियम है तो ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलो बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। कहता है बीट स्टोन सेतु से तुलना करता है ना, बीट स्टोन सेतु किसका तुलना करता है, मतलब बीट स्टोन सेतु क्या आपको बताता है, जल्दी से बताइए। जो आपका बीट स्टोन सेतु है बुआ, पढ़े होंगे बीट स्टोन सेतु, उससे हम लोग क्या करते हैं, बीट स्टोन सेतु। चलिए बिल्कुल जिसका प्रतिरोध हारा सभी लोग सही हो, ये आंसर बीट स्टोन सेतु से देखते हो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, तो प्रतिरोध से रिलेटेड होता है। बीट स्टोन सेतु जो होता है वो किससे, प्रतिरोध से रिलेटेड होता है, ध्यान रहेगा, है ना, प्रतिरोध से रिलेटेड होता है बीट स्टोन सेतु। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन है बुआ। कहा गया विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार करते हैं, 10वीं से आपको पूछा गया क्वेश्चन, और यहाँ भी 12th में भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। 12th में भी ये नहीं कि ऐसे ही आपको नहीं बता रहे हैं वो, मोस्ट इंपोर्टेंट, वास्तव में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार करते हैं वो कौन सा, विद्युत हीटर जो होता है बुआ, हीटर में कौन वाला तार का हम लोग प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। हीटर में तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है, किसका वायर होता है हीटर में, किसका, जो हीटर होता है विद्युत हीटर, आप देखे होंगे इसमें किसका वायर, हाँ बिल्कुल नाइक्रोम, जिसका डी आर आर, नाइक्रोम के वायर का प्रयोग करते हैं, जिसका डी आर आर सभी लोग सही हो, तो आंसर में लिख लो नाइक्रोम। क्लियर है, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा। चलिए बड़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आप सुने भी होंगे। शोषित विद्युत ऊर्जा के बारे में जल्दी से बताइए। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है ना, विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के विद्युत करानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दो बउआ। शोषित विद्युत ऊर्जा के बारे में बताइए। विभवांतर के समानुपाती है, विभवांतर के वर्ग के विद्युत करानुपाती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल, हाँ सी आंसर रहेगा वो, एकदम सी, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ध्यान रखना, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है।
सी आंसर हो जाएगा। विभवांतर के, ध्यान रखना, शोषित ऊर्जा विभवांतर के नहीं, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो। बीट स्टोन ब्रिज, अभी आपको कह रहे थे कि बीट स्टोन ब्रिज कोची मापता है बउआ, तब प्रतिरोध मापता है। फिर से आया कि बीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, ठीक है, प्रतिरोध तक कौन बोला, उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध तक, उच्च निम्न दोनों, या विभवांतर, विभवांतर तो नहीं मापेगा। अभी पीछे आपको क्वेश्चन आया है कि बीट स्टोन ब्रिज किससे संबंधित है, तब प्रतिरोध था वहां पर। तो ठीक है, अगर प्रतिरोध को मापता है या संबंधित है तो किससे, उच्च प्रतिरोध से, निम्न प्रतिरोध या उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध रहेगा, या इसमें विभवांतर का, तो विभवांतर आपको पता है कि होना नहीं, होगा ही नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए, उच्च और निम्न दोनों, बिल्कुल ठीक है, उच्च और निम्न दोनों रहेगा बउआ, जो सी आपका आंसर है, दोनों उच्च भी रहे और निम्न, कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रतिरोध होना चाहिए, चाहे उच्च रहे चाहे निम्न रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोध उसका है ना, प्रतिरोध होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रा का भी बताए हैं, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। किलोवाट घंटा में अभी आपको कह रहे थे कि उसका मान जो होता है 1 किलोवाट घंटा है ना, 3.6 गुने 10 के पारी 6 को ऊपर केवल कर दे, ऊपर कर देना है, इतना जूल होता है, जूल ना, तो ये किसका है, जूल, तो जूल कहे का मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा का होता है ऑब्वियसली, जिसका इसका बी आ रहा है सभी लोग सही हो, तो ऊर्जा का मात्रक होता है, वो बी आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, कहता है किसी धातु के ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, धातु है ना, धातु है, तो अगर उसके ताप को हम लोग कोची करते हैं, बढ़ाते हैं, तब प्रतिरोध हुआ कोची होगा, ये भी बढ़ेगा। अगर अर्धचालक रहता तो उल्टा हो जाता बुआ, लेकिन धातु है तो धातु विद्युत के सुचालक होता है ना, चालक है, तो चालक वाला में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध को होता है, बढ़ता है, तो कौन सा आंसर होगा बताइए, है ना, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध को होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल ये आंसर रहेगा बुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अर्धचालक में उल्टा कंडीशन है, ताप बढ़ाओ प्रतिरोध घटेगा, लेकिन चालक में या धातु में ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चलिए क्लियर है, तो आंसर इसका ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विद्युत धारा का मात्रक है, बताइए जल्दी से, विद्युत धारा का मात्रक, ये तो है ना सुने होंगे, विद्युत धारा का मात्रक जल्दी से बताओ। बिल्कुल एम्पियर है बुआ, एम्पियर है, एम्पियर, बिल्कुल ठीक है, एम्पियर, ये आंसर आ रहा है जिसका सही है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जल्दी से बताइए, बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बुआ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जल्दी से बता सकते हैं, क्या रहेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक, बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बिल्कुल ओम आ रहा है, जिसका इसका सही हो। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है बुआ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। हाँ, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, चलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है ना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल को जिसे मापते हैं, वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, विभव मापी से, जल्दी से बताइए। सेल का विद्युत वाहक बल जो है मापा जाता है, किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से, ए मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, विभव है ना, विभव मापी से, किससे मापा जाता है, किससे मापेंगे, जल्दी से बताओ किससे मापा जाएगा बउआ। हाँ बिल्कुल डी आंसर, जिसका विभव मापी बउआ, ध्यान रखना विभव मापी से, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो विभव मापी से मापा जाता है, विभव मापी, है ना, वोल्ट मीटर से नहीं, एमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं, ये सब कोई एमीटर से, या इसे क्या कहते हो, गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तब विद्युत धारा को, यहाँ पर विभव मापी है बउआ, विभव मापी से हम लोग क्या करते हैं, तब सेल के विद्युत वाहक बल को मापते हैं। क्लियर है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। चलो बउआ अगला क्वेश्चन को चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाँ यहाँ पर देखिए, किरचॉफ का पहला नियम है बउआ, एकदम इंपॉर्टेंट वाले में से, ऐसे भी आप लोग को पता है कि किरचॉफ के नियम जो है 5 नंबर में पूछता है सब्जेक्टिव के तौर पे, कि के नियम है, दो गो जो नियम है, 2 गो नियम होता है ना किरचॉफ का, तो दोनों नियमों का वर्णन करने के लिए देता है। चलिए यहाँ पर यह है आपका क्वेश्चन। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट 2 आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन है ना वीडियो सीरीज का जो पार्ट 2 ये है, और यहाँ पर पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिए हैं, यदि आप उसका नहीं देखें तो उसको है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिए। और हम लोग को टारगेट क्या है तो बउआ, तो मिशन है हम लोगों का 2023 का बोर्ड एग्जाम जो है ना, हम लोग को वो उसको टारगेट करके चले हैं। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में करवाने वाले हैं बउआ, तो एक में 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना, पहला पार्ट में, यहाँ 70 क्वेश्चन फिर से है, तो इस वाला पार्ट में 70 क्वेश्चन आपके लिए है, और यहाँ विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इसको लाइक कर दीजिए पहले वीडियो को, और दोस्तों के साथ इसको पहले शेयर कीजिए, ठीक है।
आप लोगों को देखिए, देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा शेयर आप सब लोग को करना है, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम होता है और टेलीग्राम है, और जितना भी ग्रुप में आप ऐड हैं सब में इसको केवल शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तब पीछे वाला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में यहाँ देखिए कहा गया है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। कहता है कि कोई विद्युतीय परिपथ है वो, ऐसे है ना, चालकों का कोई जाल इस तरह से है। तो अगर इस वाला बिंदु पर आने वाली धारा और इस बिंदु से जाने वाली धारा आपस में बराबर होता है, तो इस सब का अगर बीजगणितीय योग निकालेंगे तो कितना आएगा। सबका तो जितना आता है ना उतना ही ना जाता है। तो आगे वाला को प्लस मानेंगे तो जाए वाला माइनस होगा, तो प्लस माइनस टोटल कट के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। जो विद्युत परिपथ है ना, विद्युत परिपथ के यहाँ छूट गया, के किसी बिंदु पर लिखना, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो कितना, शून्य। क्यों सर, क्योंकि अगर 10 यहाँ से आया है, 20 यहाँ भी आया है, तो 10 गुआ 20 को 30 गुआ है तो 30 ही ना जाएगा। तो 10 आया है तब प्लस में, 20 आया है तब प्लस में, तो ये दोनों प्लस प्लस हो गया 30, और ये लौटा है तब माइनस में हो जाता, तो -30 हो गया। तो +30 -30 कट के जीरो। आप ध्यान रखो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए लैंग्वेज के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि विद्युत परिपथ के किसी, है ना, किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा बुआ, तो शून्य हो जाएगा। क्लियर है, किरचॉफ का पहला नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया। किसी धातु के तार को गर्म करने पर, चलिए कोई धातु के तार इसको गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध। एक बात बताओ, तरवा को गर्म करोगे तब तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, तो सर तापमान तो बढ़ जाएगा। तार को गर्म करेंगे तो तापमान कुछ ही होगा, बढ़ेगा। और धातु दिया है चालक, तो एक बात बताइए, तापमान बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधवा कुछ ही होता है, चालक के बढ़ता है। तो कौन सा आपका आंसर हो गया बताइए, है ना। ताप बढ़ावेंगे, गर्म करेंगे, कोई तार को गर्म करेंगे तो गर्म करेगा मतलब ताप बढ़ाना, तो ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोध कुछ ही होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कुछ ही होगा, बढ़ेगा। तो आपका आंसर बी आ जाएगा बुआ, इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल पेन पेपर लेके एकदम बैठना है आपको, पेन पेपर लेंगे बैठिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एक पढ़िए क्या दिया है। कहा गया कि किरचॉफ या किरचॉफ जो है उसका बिंदु नियम जो है वो, बिंदु नियम के बारे में कहा गया, बिंदु नियम है ना, पॉइंट रूल जो है, या पहला नियम कहिए, पालन करता है किसको। तो आपको बताए थे कि दूसरा नियम जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, और पहला नियम क्या बताए थे बताइए जल्दी से, पहला नियम बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करो जिसको याद है बुआ। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा बी आंसर आ रहा है। बिल्कुल, पहला नियम जो है बुआ आवेश संरक्षण सिद्धांत, और दूसरा नियम जो होता है ना, लूप वाला नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो यहाँ बिंदु नियम जो है पहला नियम होता है, तब बिंदु नियम को जी करेगा बताइए, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर क्या रहेगा बुआ, बी, है ना। पॉइंट रूल जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अगला, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाएगा बताइए जल्दी से। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करता है। देखते हो जब कोई चालक तार से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय के बाद चालक तार हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसको गर्म कौन करता है, किसके कारण, वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, हीट कर देता है, ताप बना देता है, हीट बाहर निकलने लगता है, वो कौन है, कौन ऐसा है जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करता है। जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है वो, एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसको लिखिएगा। चलिए क्या आंसर आ रहा है बुआ, सबका प्रतिरोध आ रहा है। तो जिसका जिसका प्रतिरोध है आंसर, है ना, वो सभी लोग सही हो, जिसका प्रतिरोध है वही सही है। प्रतिरोध के कारण ऐसा होता है, धारा का विरोध करता है प्रतिरोध, अब विरोध करके उसको ऊष्मा में बदल देता है, मतलब ताप में उसको परिवर्तित कर देता है। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, कोई चालक जो है वो, इस चालक में धारा जा रहा था, किसके कारण जा रहा है, इसके प्रवाह का कारण कौन है, किसके कारण धारा प्रवाहित होता है, प्रतिरोध में अंतर के कारण, तापक्रम में अंतर के कारण, विद्युतीय विभव में अंतर के कारण, इनमें से कोई। विद्युतीय विभव में अंतर मतलब विभवांतर, है ना, विभव में अंतर को कुछ ही बोलते हैं, विभवांतर। तो कोई चालक से जो धारा प्रवाहित होता है, जिससे आप बैठे हुए होंगे पंखा के सामने या कहीं, अगर वहाँ तार है उससे लाइन जा रहा है, तो लाइन का है करंट किसके कारण जा रहा है
है ना। तो किसके कारण जाता है बुआ? तो हाँ बिल्कुल सी, ठीक है। जब तक विभवांतर है तभी तक धारा प्रवाहित होता है बुआ, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। विद्युतीय विभव में अंतर के कारण, जो विद्युतीय विभव है उसमें अंतर होता है, मतलब विभवांतर जो है उसी कारण, विभव में अंतर के कारण ऐसा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में पढ़ो क्या है। एक तार, चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन, हाँ चलो, क्वेश्चन में कहा गया है एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। तार की लंबाई को खींच के दुगना कर दिया गया है। यदि खींचने के पूर्व उसका प्रतिरोध आर है तो खींचने के बाद क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहला करवाए थे आज, कि जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर कर देना था। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब प्रतिरोध पहले आर था, तो आर यहाँ है, 4 यहाँ आया, तो दोनों को जब गुना करते हैं तब 4R नहीं आ जाएगा। आपका आंसर ये हो गया 4R। क्लियर है? आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, खींच के दुगना किया है वो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करना है 4। अब पहले पर खींचे के पहले प्रतिरोध आर दिया था आपको, खींचने के पूर्व प्रतिरोध आपका कितना है? आर है। तो खींचने के बाद कितना हो जाएगा? तो दोनों का केवल आर में 4 से गुना करें तो 4R आपका आंसर आ जाएगा, 4 आर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करवाए हैं बुआ सबसे पहला, ये भी क्वेश्चन पिछला वीडियो का क्वेश्चन है बुआ, इसको जल्दी से बताओ और इसको VVI लिखो, इसलिए इसको रिपीट आज कर दिए हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ईवी के बारे में कहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में द्वारा मापा जाता है। बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जल्दी से बताओ क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश है, विभवांतर है, धारा है, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, द्वारा मापा जाता है, आवेश है, विभवांतर है, धारा है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा को मेजर करता है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं ऊर्जा दिया गया है, लेकिन आपको ऑप्शन में देगा ऊर्जा, एक ऊर्जा आपको देगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है किसका? ऊर्जा का। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है। ध्यान रखना है, ऊर्जा। बात क्लियर है? ये पीछे के वीडियो में भी आया है, तो वहाँ पर भी आप इसको देखिएगा, जब पहला वीडियो वहाँ देखिएगा तब। चलिए, या देखे होंगे तो वहाँ पर आपको मिला था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको करो तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पहला नंबर पर इसको रखना है। आज के वीडियो का सबसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो V² के बाद यदि कोई है तो ये रहेगा आपका। ठीक है, चलिए कहा गया है कि किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युतीय क्षेत्र में संबंध क्या है? संवहन वेग जो होता है VD और दूसरा है विद्युतीय क्षेत्र, तो दोनों में क्या रिलेशन है? जल्दी से बताइए, दोनों में क्या रिलेशन होता है? VD समानुपाती है रूट में दिया है यहाँ पर E, VD समानुपाती E है, VD समानुपाती E² है, VD कांस्टेंट होता है। जल्दी से बताइए क्या रहेगा, दोनों के बीच क्या रिलेशन है ना। संवहन वेग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच क्या रिलेशन होता है? संवहन वेग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच। चलो इसका आंसर बी है ना, बी हो जाएगा, VD समानुपाती E। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, तो एकदम इसको याद करते रहिए, VD समानुपाती E, इसको ये वाला याद आपको होना ही चाहिए, VD समानुपाती E। क्लियर है? चलिए VD समानुपाती E आपका हो गया है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? जल्दी से बताइए। यदि कोई आवेश त्वरित है, पीछे के वीडियो में भी इसका इस तरह क्वेश्चन हम करवाए हैं पहले भी। त्वरित आवेश, त्वरित कहने का मतलब उसका वेग जो है समय के साथ बदलेगा, है ना, त्वरण है ना, तब वेग समय के साथ बदलते जाएगा। तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? अल्फा, गामा, बीटा विद्युत चुम्बकीय तरंग। जल्दी से बताइए, त्वरित वाला क्या उत्पन्न करेगा बउआ? बिल्कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करेगा। त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है बउआ, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जिसका भी डी आया है सभी लोग सही हो, डी वाले सही है। ठीक है, चलो अगला, समान रूप से अगर चलेगा, चल रहा है लेकिन त्वरित नहीं है, चल तो रहा है लेकिन वेग एकदम एक समान है, बदल नहीं रहा, तब क्या उत्पन्न करेगा? जल्दी से बताइए। केवल विद्युतीय क्षेत्र है ना, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। एक आवेश है, अगर त्वरित रहेगा तब विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करेगा, लेकिन है ना समरूप वेग से चल रहा है लेकिन समरूप एक समान वेग से चल रहा है, तो क्या? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। बिल्कुल सही है, जिसका इसका सी आंसर है, सभी लोग सही हो। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संट के प्रयोग में है ना धारा मापी की सुग्राहिता, यहाँ से जो क्वेश्चन अब शुरू होने वाला है बउआ, सारा का सारा एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से, तो इसको पहले है ना पेन पेपर लीजिए और कॉपियां में जल्दी से इसको नोट करो। तो जल्दी से नोट करो इसको,
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। संट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता, जल्दी से नोट कर लिए हो। यहाँ देखो बुआ, दूसरा भाग आपका है वीडियो का, है ना। वीडियो सीरीज का 500 क्वेश्चन लेके आए हैं, टोटल 500 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं बुआ, 1-2 क्वेश्चन नहीं। और ये आपका दूसरा भाग है। अगर पहला भाग आप नहीं देखें तो उसका है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वीडियो को सबसे पहले सब लोग शेयर कर दो। वीडियो सब लोग शेयर नहीं करते हो, ये ठीक बात है नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पहला वाला भाग अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए था, यहाँ जो क्वेश्चन था इसको समझो। संट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या होता है। तो धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ता है बउआ, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। संट क्या होता है। तो संट एक छोटा प्रतिरोध, एकदम अल्प प्रतिरोध को संट कहते हैं। छोटे प्रतिरोध को क्या कहते हैं, संट कहते हैं। तो संट के प्रयोग करेंगे तो उसका है ना सुग्राहिता जो है, धारा मापी की सुग्राहिता आपका बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना था, मोस्ट इंपोर्टेंट बोला। यहाँ से जो भी क्वेश्चन शुरू हुआ है सबके सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए ये है एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चन। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पढ़ना है तो वहाँ से क्वेश्चन है। चलिए यहाँ समझ लीजिए क्या दिया गया है। कहा गया है एक सीधी धारावाहिक तार के है ना गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, कहता है इंटीग्रेशन समाकलन। और रैखिक समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, और रैखिक समाकलन मतलब लाइन इंटीग्रेशन, है ना, डीएल लिखे हैं। अगर क्षेत्रफल समाकलन कहता है तो यहाँ क्षेत्रफल लिखते हैं, वॉल्यूम समाकलन कहता था डीवी लिखते हैं, लेकिन बोला है रैखिक समाकलन तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे डीएल। ये किसके बराबर होता है। कहा गया है कि सीधी धारावाही चालक के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का डीएल मतलब लाइन है तो लाइन मतलब रैखिक, रैखिक का समाकलन, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, जल्दी से बताना है ना, जल्दी से बताइए। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, जल्दी से बताइए किसके बराबर है। म्यू नॉट इंटू आई, बिल्कुल जिसका आंसर म्यू नॉट इंटू आई आ रहा है एकदम ही है ना, एकदम सही हो, ये इसका आंसर हो जाएगा बुआ। एकदम इसको ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इधर करवाए हैं लास्ट में, वो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। VD समानुपात ई भी था, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इधर जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सबके सब इंपोर्टेंट है। आगे पढ़िए। कहता है जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो उसका मापन सीमा क्या होता है, अभी तो बताए थे, है ना। एमीटर को संट करते हैं, संट करने से मापन सीमा क्या होता है, उसका सुग्राहिता बढ़ता है, अभी तो बताया है। इसका सुग्राहिता कुछ होता है, बढ़ता है। तो एमीटर को संट किया जाए तो उसकी मापन सीमा कुछ हो जाएगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। पीछे क्वेश्चन अभी करवाए ना कि सुग्राहिता क्या होता है, तो बढ़ता है। यहाँ भी संट करेंगे तो सुग्राहिता बढ़ेगा इसका, या मापन सीमा इसका बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है बुआ, पढ़ो। हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ छूट गया है, चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक के यहाँ पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक अनुदिश गति दी जाती है। मतलब जिधर अगर इधर चुंबकीय क्षेत्र है तो इसी दिशा में उसको गति भी करवाएंगे। मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो गति भी इसी दिशा में करेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कहा गया है कि कण पर कार्रवाई बल होगा, कण पर कितना, अच्छा जो बल लगेगा। तो एक बार बताइए, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है बुआ, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करेगा तो उस पर बल लगता है कितना, तो FB या F बराबर होता है कितना, ए वेक्टर बराबर Q इंटू V क्रॉस B होता है ना। लेकिन यहाँ पर जिधर चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में गति करा था, दोनों एक ही दिशा में गति करेगा। तो जब 2 वेक्टर एक ही दिशा में होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, है ना। ध्यान रखना, यदि 2 गो सदिश एक ही दिशा में हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना, V क्रॉस B का मान 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि अनुदिश एक ही दिशा में गति कर रहा है। अरे VB साइन थीटा लिखेंगे, एक ही दिशा में गति कर रहा है तो थीटा 0, तो साइन का मान 0, साइन 0 का मान 0 होता है ना। इसका मतलब बताओ कि अगर V क्रॉस B का मान 0 हो गया तो Q में 0 से गुना करेंगे तो 0 ना आएगा। तो यहाँ पर बताइए, है ना, कोई बल नहीं लगेगा। तो ये कहा जाए कि यदि जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में गति कर रहा है तो वहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझो क्या कहा गया है। चलिए ये बताइए जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक बताओ। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जल्दी से बताइए। टेस्ला, बिल्कुल सही है बुआ,
टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा ए। और टेस्ला क्या होता है, टेस्ला किसके बराबर होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है, ध्यान रखना। टेस्ला जो है, टेस्ला कहिए चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहिए, दोनों सेम रहते हैं, पूछता है आपसे, है ना। टेस्ला कहिए चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहिए, दोनों सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, एक क्वेश्चन आप पूछा गया है बुआ, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, 2-3 बार रिपीट किया, एकदम सेम क्वेश्चन। कहा गया कि 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र केकर बराबर होता है, तो 5 का तो 5 रह जाएगा। और टेस्ला भी बता रहे थे कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं कह रहे थे कि जहाँ 5 टेस्ला था 5 का 5 लिखे हैं, और टेस्ला जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता था। कौन सा आंसर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है बुआ, तो यही तो आपको मिल रहा है, ये वाला, है ना, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे 5 टेस्ला दिया है ना बुआ, तो 5 का 5 लिख दिए हैं, और टेस्ला केकर बराबर, यहाँ टेस्ला ना लेके इसके स्थान पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है, तो होता ही है जो पीछे के क्वेश्चन में भी आपको समझा रहे थे, तो आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो जो है ना थोड़ा जल्दी से इसको कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे रहे हैं, चूंकि 70 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसमें समय आपको लग जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या है। कहा गया विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक यहाँ क्वेश्चन है वो विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधी तार, वो सीधा तार है, इसको से विद्युत धारा जा रहा है, ऐसा कहा गया कि इसे विद्युत धारा जाएगा के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। बायो सावर्ट का नियम मत दिया हुआ था, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र क्या जानते होते हैं, जानते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र किसके है ना अनुक्रमानुपाती हुआ, दूरी के, तो दूरी के कि दूरी के वर्ग है, नीचे आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला तो नीचे आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ बायो सावर्ट के नियम के अनुसार यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर है, तो दूरी के वर्ग के, तो जो चालक लिए हैं चालक से दूरी के वर्ग के हो जाएगा। तो कोची कहा गया तार के बिंदु, तार से बिंदु की दूरी के नहीं, तार से बिंदु के दूरी के वर्ग के, हाँ हुआ तार से, इस तार से दूरी के है ना बिंदु के दूरी जो रहेगा, यहाँ दूरी जहाँ निकालना है और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के व्युत्क्रम नहीं, दूरी के वर्ग के भी नहीं, दूरी के वर्ग नहीं, तार से कहाँ से दूरी आप लीजिए, खड़ी इसमें दूरी लिखा, दूरी नहीं लिखना, कहाँ से दूरी लेंगे, तो तार से लेंगे। तो जो आप नियम पढ़े हैं बायो सावर्ट का नियम, उसके आधार पर नीचे देखना म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है, तो आर जो है दूरी के वर्ग, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो दूरी के वर्ग के। क्लियर हो गया, तो आंसर इसका बी हो जाएगा बुआ, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। क्लियर है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी आ जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा इसको साफ से हम लिख देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कैसा रहता है। चलो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बुआ, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल, लास्ट में इधर साइन थीटा लिखे हैं, अब बटा में होता है आर स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर है ना, तो नीचे आर स्क्वायर है, तो क्लियर है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बी हो जाएगा बुआ, बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्या क्वेश्चन में दिया गया है। कहा गया दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धाराएं है ना प्रवाहित की जाती है, तो कहा गया कि दो गो समांतर, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, और विपरीत दिशा में दोनों से, एगो में ऊपर धारा तो एगो में नीचे धारा, विपरीत धारा विपरीत दिशा में दिए हैं, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, तो अगर दोनों में, अगर एगो में ऊपर है एगो में नीचे धारा प्रवाहित करेंगे, विपरीत करेंगे, तो इसमें क्या लगेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे पर बल नहीं लगाएगा, या एक दूसरे की धारा को नष्ट कर सकता है, ऐसा बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको समझो, धारा एक दिशा में कि विपरीत, तो कोची कहा विपरीत है, विपरीत मतलब विकर्षण, लीजिए हो गया आपका आंसर ए। ध्यान रखना, विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तब विकर्षण है, समान दिशा में करेंगे तो आकर्षण, इसको लिख लेना। यदि दो समांतर तारों में
विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा है ना, धारा प्रवाहित किया जाए, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित किया जाए तो विकर्षण होता है, और समान दिशा में प्रवाहित किया जाता है आकर्षण होता है। काम खत्म हुआ। ठीक है, आकर्षण हो जाएगा समान दिशा में, विपरीत दिशा में आपका विकर्षण हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ कहा गया कि विपरीत दिशा था, विपरीत दिशा में कुछ हुआ, विकर्षण होगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलो वो बायो सावर्ट का गणितीय रूप है, यहाँ ऑप्शन छूट गया है, तो देखो हम लिख देते हैं बायो सावर्ट का गणितीय रूप, जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था। देखो गणितीय रूप कैसे लिखते हैं, लिखते हैं बी बराबर इंटीग्रेशन करके, बी बराबर, पहला में आपको लिख लेना है इसको, है ना, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अब बटा में आर स्क्वायर, यह हो गया आपका। ठीक है ना, बायो सावर्ट के गणितीय रूप कुछ होता है, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, डी एल लिखे यहाँ पर, डी एल लिखा गया है, ये डी एल आपका डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही गणितीय रूप हो गया है। क्लियर है, गणितीय रूप, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये जानते हैं आप, को है ना, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन को चलो, कहा गया चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाने का सिद्धांत है। मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर होता है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, उसको किस सिद्धांत के आधार पर बनावल जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है ना, उष्मीय प्रभाव है, धारा के रासायनिक प्रभाव है, चुंबक का धारा पर है ना प्रभाव है। तो बताइए कौन सा प्रभाव है जिससे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाया जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला बहुआ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ए है ना, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम सब क्वेश्चन को है ना आप कंप्लीट करते जाइए। कहा गया कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है। देखिए अगर धारा देखना चाहते हैं तो देखते हो, इसे नीडल लगा रहता है, कांटा लगा रहता है, सुई, जैसे जैसे धारा बढ़ेगा ना तो सुइया कभी यहाँ आ जाएगा, और धारा बढ़ेगा तो इधर, और धारा बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा, सुई ऐसे करके जाता है आगे की ओर बढ़ता है। अब देखे होंगे आपके घर में भी वोल्ट मीटर होगा ये सब, तो उसमें भी जैसे लाइन में आता है तो उसमें देखते हो उसका कटवा है ना हिलने लगता है, उसका कांटा जो होता है बुआ, अब पहले तो यहाँ रहेगा, लाइन कट रहेगा था, लेकिन जैसे आएगा तो यहाँ चलावेगा। तो ये कह रहा है कि उसमें जो विक्षेपण मतलब किसके, इसमें जो धारा प्रवाहित होगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होगा। तो देखिए किसके समानुपाती, अगर आपसे ये कहेंगे पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया है, तो ये थीटा हुआ विक्षेपण, इसको थीटा को विक्षेपण बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर ये वाला लाइन और आगे यहाँ चल जाता अभी विक्षेपण ज़्यादा हो जाएगा, तो जितने ज़्यादा इधर भागेगा वो सुई, उतना ही ज़्यादा उसमें धारा प्राप्त होगा आपको, वही तो है। तो किसके, विक्षेपण मतलब थीटा के विक्षेपण के समानुपाती होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा किसके समानुपाती हुआ, तो विक्षेपण के समानुपाती होता है। ध्यान रहेगा सबको, विक्षेपण के समानुपाती होता है। क्लियर है बुआ। हाँ, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा विक्षेपण के समानुपाती होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से है, इसको एकदम लिख लेना है बुआ। गैल्वेनोमीटर को कुछ ही बनाना है, देख लीजिए गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, एमीटर बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर को यदि आप एमीटर बनाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध आपको जोड़ देना है, निम्न प्रतिरोध जोड़ना है, छोटा प्रतिरोध समांतर में, अभी छोटा प्रतिरोध। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया है, देखिए समांतर में निम्न प्रतिरोध, यही तो आपको ऑप्शन दिया गया है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा बुआ। अगर आपसे ये कहा जाए कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलिएगा, तो समांतर वाला में कुछ करेंगे छोटा, लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे है, तो श्रेणी में बड़ा कर देंगे, वहाँ पर उल्टा दोनों लिख देंगे, समांतर ना करके श्रेणी और यहाँ छोटा ना करके बड़ा। क्लियर है। तो एक बात जल्दी से बताओ, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बुआ, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए समांतर में जाएंगे और छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देना है, तो बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से बताइए। अभी क्वेश्चन बता रहे थे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे, तो बिल्कुल सही है, 20 का आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्लियर है, श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा, जल्दी से बताओ, है ना। ओम होता है, वेबर होता है, टेस्ला होता है, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा वेबर, बिल्कुल सही है, बी आंसर आ जाएगा बुआ।
बी है ना वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, ओम होता है प्रतिरोध का, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स का होता है क्या बुआ वेबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो तांबा होता है, जल्दी से बताइए तांबा क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप है ना फेकोनी के चक्कर में पड़े रहते हैं, पूछ देता हूँ वहाँ तांबा कि बताइए तांबा क्या रहता है, लौह चुंबकीय के चक्कर में पड़े रहते हैं, यहाँ पर ये पूछ देगा आपको। तो जल्दी से बताओ बुआ तांबा क्या होता है, तांबा क्या होता है, प्रति चुंबकीय होता है, बिल्कुल सही है प्रति चुंबकीय, सी आंसर, ये आपसे ध्यान रखिए, तांबा आपका होता है प्रति चुंबकीय, है ना, तांबा प्रति होता है प्रति चुंबकीय। देखो एक होता है अनुचुंबकीय, तो अनु नहीं प्रति लिखेंगे, देखो तांबा में ता है प्रति में भी ता है ना, तांबा में ता और प्रति में भी ता, तो ये आपका आंसर हो जाए प्रति चुंबकीय। ठीक है, प्रति चुंबकीय हो जाए, तांबा में भी ता प्रति में भी ता, तो तांबा हो जाएगा प्रति चुंबकीय। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या रहता है, अणु जो चुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उसको चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर रहता है, शून्य होता है, अनंत रहता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है बुआ अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, लेकिन यहाँ जो आपको दिया है ना इस ऑप्शन के आधार पर आपको स्थिर लिखना पड़ेगा, कहीं ताप का कोई वर्णन नहीं किया है, तो आपको लिखना है स्थिर रहेगा। क्या लिखना है, स्थिर रहेगा। ठीक है ना, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता अभी कह रहे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के आधार पर क्या आपको लिखना पड़ेगा कि स्थिर होता है, आपका आंसर बी है ना, सॉरी ये हो जाएगा, स्थिर रहता है। ठीक है, यहाँ स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निकेल क्या है, बताइए। देखो निकेल कहा जाए, देखो फेकोनी आप सुने होंगे, फेरस लिख लो इसको, फेरस क्वाल्ट CO और निकेल, तीन गो है बुआ, फेरस क्वाल्ट और निकेल, तीनों का तीनों आपका लौह चुंबकीय होता है। अब तीनों का तीनों कहीं भी मिल जाता है सीधे लौह चुंबकीय, आपसे लिखो फेकोनी, ट्रिक लिखो फेकोनी, फेकोनी लौह चुंबकीय, फेरस क्वाल्ट और निकेल, फेरस क्वाल्ट और निकेल, फेरस क्वाल्ट और निकेल है बुआ, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, लौह चुंबकीय है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, पढ़िए। कहा गया है कि एक स्टील, अब देखिए दिख रहा, हाँ चलिए, क्या कहा गया कि स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एम है, पहले एम था, कहा गया है कि जो एक तार है स्टील का ऐसे, तो इसकी सीधा सीधा, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आपको एम दिया है, तो अगर इसको तरबा को अर्धवृत्त ऐसे बना देंगे, तो है ना, अर्धवृत्त के रूप में अगर उसको मोड़ दिया, अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, पहले एम था लेकिन अब इसको अर्धवृत्त बना दिया, तो वृत्त में देखते हो पाई हुई रहता है बुआ, है ना, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर होता है, परिधि ऐसा करके। तो बताइए कौन सा आपका आंसर रहेगा, केकरा में पाई आर है वही आपका आंसर लिख दो। तो जब सीधा सीधा था एम, अर्धवृत्त बनाए हैं तो कितना आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई पाई, आपका ये आंसर आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई पाई, 2m डिवाइडेड बाई पाई आपका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है, अर्धवृत्त में मोड़ेंगे तो कुछ ही हो जाएगा 2m डिवाइड, अगर आधा आधा काट देंगे तो आधा ये भी बन जाएगा, m/2 हो जाएगा। कहता कि नहीं उसको अर्धवृत्त में मत मोड़िए, आधा कर दीजिए, तो आधा कर देंगे तो इसमें भी m/2 आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये आपको कह रहे थे पैरामैग्नेटिक ही था वो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति को जाई लिखा, जाई की परम, क्या लिखा, परम ताप है ना, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, परम तापन है ना, निर्भरता निम्नलिखित में होती है, कौन है ना, किस प्रकार से निर्भर करेगा। पैरामैग्नेटिक मतलब इसको हिंदी होता है अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वह जाई, यहाँ लिखा है कि जाई, है ना, क्या अभी तो बता रहे थे कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती, तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पर देख लो, बी आपका आंसर आ जाएगा। अनुचुंबकीय जो होता है बुआ, पीछे भी आपको समझा रहे थे कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको क्यूरी का नियम भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो कौन सा आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी बना लीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का माप है ना, पृथ्वी के सतह पर कितना है, लगभग कितना होता है। पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक उसको कहते हैं जेकरा में आकर्षण विकर्षण का गुण होता है, तो पृथ्वी में भी आकर्षण का गुण है, चुंबक है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा पृथ्वी के सतह पे, जो बताना है। 1 गॉस 4 गॉस 10⁻⁻⁴ है,
इसके बाद कहा गया है बउआ इनमें से कोई नहीं। कौन सा? बिल्कुल एक गॉस इसका आंसर। एकदम ध्यान रखो, पूछा गया क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है बउआ? तो एक है ना, एक गॉस के बराबर होता है, मतलब 10⁻⁴ टेस्ला होता है। इसमें गॉस लिख दिया है, लेकिन इसका आंसर के इस ऑप्शन के आधार पर आ जाएगा एक गॉस। एक गॉस, ठीक है। आपका आंसर कितना होगा? एक गॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट बोगा। विषुवत रेखा पर चुंबकीय है ना नमन कोण का मान पूछा है। नमन, नमन कोण होता है, नमन का मान पूछा है। बताइए जल्दी से क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। नमन कोण, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना? तो देखो विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होगा बुआ? 0। विषुवत रेखा पर नमन कोण आपका कितना होगा? 0 हो जाएगा। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना हुआ? 0। तो 0। लेकिन अगर यही कहता कि नहीं ध्रुव पर बताओ, तो ध्रुव पर जो होता है बुआ, ध्रुव पर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री, ध्यान रहेगा। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0, एकदम ध्यान रखो इसको। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 होता है। और ध्रुव पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ध्यान रहेगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलो, दोनों एक बार समझा दिए हैं, है ना। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक, एकदम इंपॉर्टेंट है बुआ, एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से है। है ना, ध्रुव प्रवणता का ऐसा मात्रक बताइए। ध्रुव प्रवणता का ऐसा मात्रक जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ध्रुव प्रवणता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर, जिसका भी आ रहा है सभी लोग सही हो, एम्पियर मीटर हो जाएगा बुआ। सी आपका आंसर। ध्रुव प्रवणता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइए। अगर आपको एक ऐसा चुंबक चाहिए जो एकदम अस्थाई हो जाए, एक बार बन गया मतलब बन गया है, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? अस्थाई चुंबक अगर आपको बनाना है तो किसका प्रयोग कीजिएगा? स्टील का, नम लोहा का, तांबा का। देखो स्टील का प्रयोग करेंगे तो अस्थाई बनेगा, अस्थाई हो जाएगा नहीं। लेकिन अगर नम लोहा का प्रयोग करते हैं तो अस्थाई होगा, अस्थाई रहेगा। ध्यान रहेगा। चलो तो ध्यान बताइए, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्टील का। और कहता कि बताइए अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो नम लोहा का। ध्यान रहेगा। चलिए ये हो गया आपका आंसर, तो यहाँ आ जाएगा स्टील। अगला क्वेश्चन क्यों चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट करो बुआ, आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट वाला में से भी है आपका। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता कितना होता है? चुंबकशीलता म्यू का मान कितना? लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू का मान, एकदम है ना 1000 बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को बुआ। म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है। म्यू का मान 1 से बहुत ही ज़्यादा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, एकदम इस बात को ध्यान रखो। म्यू का मान जो होता है यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्यों चलो, देखो यहाँ क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो लटकती सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तीव्रता को होता है, देखो जो आवर्तकाल होता है बउआ, ये होता है 2 पाई, नहीं याद है तो इसको ध्यान रखना, √I डिवाइडेड बाई एम बी है ना। यहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता को 4 गुना कर देंगे, तो यहाँ नीचे 4 करेंगे, बी है ना, बी जो है 4 करेंगे, तो 4 का रूट निकल के नीचे ही ना 2 आवेगा, तो आधा हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। खुद समझो, अगर यहाँ बी को हम क्या करते हैं बुआ, इस बी को 4 गुना कर देते हैं, तो बी को 4 करेंगे तो रूट से जब निकलेगा तो नीचे बटा में 2 निकलेगा, तो 2 बटा में जाएगा, इसका मतलब आधा, है ना। तो कौन सा आपका आंसर आ जाएगा? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बुआ, यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए। टी बराबर 2 पाई √I डिवाइडेड बाई एम बी, तो इसको 4 गुना अगर करते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा बुआ? आधा हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आधा रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अब रहने देते हैं, आगे भी क्वेश्चन है तो अगला वीडियो में उसको हम करवा देंगे, तो यहाँ इसको अब रहने देते हैं बुआ। वीडियो को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो निश्चित कीजिएगा, है ना। यहाँ तो वीडियो अब रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चन बच गया है तो उसको अगला वीडियो में हम लोग साथे साथे लेके चलेंगे। ठीक है, साथे साथे उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ आपको 70 क्वेश्चन का टारगेट दिए थे, 2-4-5 क्वेश्चन रह गया, तो उसके लिए परेशान मत रहिए, वो अगला वीडियो में आपको हो जाएगा। और यहाँ पर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पहला दूसरा पार्ट है वो अगर आप पहला नहीं देखे हो ना, तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं,
आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं अब।